सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित ये अनवरत व्याख्यान माला आज एक अपने अलग मुकाम पे, नए मुकाम पे आकर खड़ी हुई है। अनेक स्पीकर्स के समर्पित भाव से इस यज्ञ में आहुति देने से, और आज ऐसे ही एक स्पीकर को हम डॉक्टर जितेंद्र वास फ्रॉम न्यू दिल्ली, फ्रॉम काय चिकित्सा, उनके माध्यम से हमें आज डॉक्टर श्वेता एज अ स्पीकर हमारा उनसे इंट्रोडक्शन हुआ और आपने इस यज्ञ में आहुति देने के लिए हाँ बोला, और मैं आपका अग्रिम धन्यवाद करती हूँ और डॉक्टर जितेंद्र का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ऐसे बहुत सारे विद्वान स्पीकर के साथ मिलवाया। उनमें से एक है डॉक्टर श्वेता माटा। अभी वर्तमान समय में आप रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद CARI CCRS अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में अभी वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं। आपने MS आयुर्वेद और PhD इन शालाक्य तंत्र यानी MS शालाक्य तंत्र में आपने किया है, और अगेन PhD भी आपने उसमें पूर्ण की हुई है। अभी प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रही है कोलैबोरेटिव, 2 ongoing एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड 2 एज अ को-इन्वेस्टिगेटर। प्रोजेक्ट्स IMR इंट्राम्यूरल रिसर्च में completed 4 projects and 1 is ongoing as a principal investigator. मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश आपके द्वारा कंट्रीब्यूशन है 30 मैन्यूस्क्रिप्ट का आपका कंट्रीब्यूशन है। पेपर प्रेजेंटेशन मोर देन 20 आपने अलग अलग इंटरनेशनल नेशनल वर्कशॉप्स में और सेमिनार्स में आपने किया हुआ है। अटेंडेड सेमिनार कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप मोर देन 200। इट्स अ वेरी गुड नंबर डॉक्टर साहब। गॉट द Ayur Visharad Award in the 2006 at the Gujarat Ayurved University Jamnagar में गुजरात से आपने प्राप्त किया हुआ है, और गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल फॉर द फर्स्ट ईयर MS इन द एग्जामिनेशन ऑफ द ITRA जामनगर से आपने प्राप्त किया हुआ है। और आज का सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, प्रतिशय के ऊपर आयुर्वेद एंड मॉडर्न एस्पेक्ट एंड इट्स आयुर्वेदिक मैनेजमेंट को आप आज प्रेजेंट करेंगे। और इस व्याख्यान माला का उद्देश्य मैं 1 ही मिनट में आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि हर बार हमारे साथ बहुत नए प्रतिभागी जुड़ते हैं कि इस व्याख्यान माला का एक उद्देश्य है कि हम बहुत सारे श्रेष्ठ वैद्यों का निर्माण कर सके, जो भारतवर्ष की स्वस्थता को या भारतवर्ष के बहुत सारे लोगों को वो स्वस्थ आयु दे सके, और जिसके माध्यम से हम आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवा सके। और कहीं ना कहीं इसमें हमें 21 नवंबर 2015 से अनेक स्पीकर्स का साथ मिला, और आज ये यात्रा 422 लेक्चर्स को अनवरत रूप में एवरी फ्राइडे चलते हुए आज आप इसको पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि लेट्स वर्क फॉर आयुर्वेदा टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर, है ना। ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम सभी मिलके आयुर्वेद की उन सिद्धांतों को जो क्लिनिकल रूप में आज भी अनेक वर्षों से उसी सिवियरिटी से, उसी इम्पैक्ट से, उसी एफिकेसी से काम करते हैं, वो हम लोगों को बताएं और अनेक लोगों को लाभान्वित करें। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर श्वेता, ओवर टू यू। धन्यवाद मैम जी, वेलकम बेटा। धन्यवाद, आप आज हमें इनवाइट किया मैम, और हमें ये मौका मिला कि हम सबके सामने अपनी बात रख सकें। और मेरी भी आज ये कोशिश रहेगी कि जो आप कह रहे हैं कि अच्छे विद्वान हमें मिले, तो जितना इतने कम उम्र में जो मेरा एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस जितना भी है, मैं आज के श्रोतागण को मैं अपना दे पाऊं। तो हम आज अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। स्लाइड्स विजिबल है ना मैम? विजिबल बेटा, यस। ओके मैम। आज का जैसे मैम ने टॉपिक बताया कि प्रतिशय एक सबसे साधारण कंडीशन है जो कि हमें हमारी क्लिनिक में अधिकतर हम बैठते हैं तो काय चिकित्सा की ओपीडी हो या कोई भी ओपीडी हो, गायनेक की ओपीडी हो, सभी ओपीडी में हमें प्रतिशय लक्षण साधारण रूप से देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी देखें सबसे पहले की व्युत्पत्ति, निरुक्ति क्या है इसकी, एटाइमोलॉजी, तो ये 2 शब्दों से बना है, प्रति और शय, और इसमें जो धातु है वो शेंग है।
अगर हम सोचें श्याय, शेंग धातु जो कि कह रही है टू मूव, यानी कि जो गति कर रही है, और जो कि प्रति यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि जिसकी डायरेक्शन में जो कफ को बहना चाहिए वायु उसको उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है, वो है प्रतिशय। इसकी व्याख्या डल्हन ने बहुत ही सुंदर रूप से दी है। अगर हम देखें कि वातम प्रति अभिमुखम श्यायो गमनम कफादीनाम यत्र स प्रतिशयः, यानी कि प्रति अभिमुखम जो उसकी डायरेक्शन है उसकी विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में, और श्यायो यानी कि जो गमन कर रहा है गलत डायरेक्शन में, विमुख डायरेक्शन में, वो है प्रतिशय। और एक डल्हन ने सुंदर व्याख्या बताई हमें, प्रतिक्षणम क्षायते इति प्रतिशय। प्रतिक्षणम शब्द में बता दिया कि जो हर एक क्षण यानी कि कंटिन्यूअस जिसका फ्लो है वो है प्रतिशय। अब अगर हम आज की एस्पेक्ट में भी देखें तो जब से हम बच्चा जन्म लेता है तब से एक ऐसी चीज है हमारी नेजल कैविटी है कि जो कंटिन्यूअस हमारे एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रहती है। जितनी भी डस्ट है, पॉल्यूशन है, चाहे कुछ भी, तुरंत हमारा नोज उसको कैप्चर करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारी इंद्रिय भी, और जो कि हमें हाइपर सेंसिटाइज्ड जो हम कहें कि ये ऑर्गन ऐसा है कि हम सब कुछ हमारे नोज से हम ग्रहण करते हैं। और जितना जितना लाइफस्टाइल में हमारे बदलाव आया, चाहे हम पॉल्यूशन में बदलाव आया, गांव से सिटी हुआ, तो उस तरह से ये नासागत व्याधियों में बढ़ावा होता गया। अगर मॉडर्न में देखें हमारे में तो एक प्रतिशय हो गया, प्रतिशय के बाद भी आचार्य ने 31 नासा रोग कहे, ठीक है। 31 में अपीनस आ गया, पुत्तीनस आ गया, नासा 4 प्रकार के, नासा अर्बुद 7, शोफ 4, इस तरह से बहुत सारी व्याधियां, 31 व्याधियां हुई। रक्त पित्त नासागत 18 वाग्भट ने कहे तो उन्होंने एक नई व्याधि बताई पुटक, लेकिन उन्होंने अर्श, शोफ ये सब वन एक एक कर दिया, तो उनकी संख्या घट के हो गई 18। इन सब में लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रतिशय, जो कि मॉडर्न में आ जाता है राइनाइटिस, लेकिन उसमें भी राइनाइटिस में एलर्जिक राइनाइटिस है, राइनाइटिस सिक्का, राइनाइटिस मेडिकोमेंटोसा, क्रॉनिक राइनाइटिस, इस तरह से बहुत सारा उसका एक्सप्लेनेशन है, जिसके हम डीप में नहीं जाते हुए हम आयुर्वेद के डीप में जरूर जाएंगे। अब हमने एक तो हमारा टॉपिक प्रतिशय, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि जब आचार्य सुश्रुत ने नासागत रोगों की व्याख्या करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले प्रतिशय को एक संपूर्ण चैप्टर डिवोट किया। अगर हम देखेंगे सुश्रुत के उत्तर तंत्र में 24 चैप्टर में तो एक पूरा चैप्टर प्रतिशय का आचार्य सुश्रुत ने दिया है। इसके अलावा बाकी आचार्यों ने भी प्रतिशय का एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखा है। ये एक ऐसी व्याधि है जो कि व्याधियों के पूर्व रूप में देखने को मिलती है, रूप में देखने को मिलती है, उपद्रव कॉम्प्लिकेशन में भी देखने को मिलती है। प्रतिशय के खुद के भी खूब सारे कॉम्प्लिकेशन है, तो इसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और हम देखें तो चक्रपाणी का एक रेफरेंस है कि भूयिष्ठम व्याधियः सर्व रोग निमित्तजा, प्रतिशय को उन्होंने कह दिया, आगे आएगा यहाँ पे भूयिष्ठम व्याधियः सर्वे प्रतिशय निमित्तजा, यानी कि उन्होंने तो सारी नासागत व्याधियों का मूल प्रतिशय को ही बता दिया। माधव निदान ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस दिया। ये रेफरेंस प्रतिशय से कास, कासात संजायते क्षय, यानी कि पहले जुकाम, जुकाम से कासा यानी कि खांसी की प्राधान्य वाला कास हम समझ सकते हैं, और वही आगे जाके क्षय, क्षय यानी कि सिर्फ टीबी नहीं, धातुओं का क्षय भी हमें समझना है। यहाँ पे रस क्षय से लेके जितने भी दोष क्षय, धातु क्षय, वो सारी क्षय की कंडीशन यहाँ पे वो माधव निदान आचार्य कहना चाहते हैं। आगे एक रेफरेंस और इम्पोर्टेंट है, जयंती प्रतिक्षय वर्धमानम क्षय प्रदम, ये और एक चक्रपाणी का रेफरेंस है कि जो आगे बढ़ते बढ़ते क्षय को जन्म देता है। इस तरह से हम प्रतिशय का इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। और जब हम चरक की राजीव क्षमा के चैप्टर में देखते हैं तो वहां पर भी उन्होंने एक लक्षण दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रतिशयः ततो घोरो जायते देह कर्षण, यानी कि राजीव क्षमा में भी प्रतिशय जो देह कर्षण वाला क्षय है उसमें प्रतिशय देखने को मिलता है। जो इसके निदान पंचक है प्रतिशय के, अगर देखें एक एक करके निदान, इसकी संप्राप्ति, पूर्व रूप, रूप, उपद्रव, चिकित्सा, हम सब कुछ एक एक करके देखते चलते हैं। तो जो प्रतिशय के निदान है ये हम सब जानते हैं कि सुश्रुत उत्तर तंत्र में कहे गए हैं, लेकिन क्या ये आज भी हमें देखने को मिलते हैं? नारी प्रसंग, शीर्षो अभितापो, धूमो रज शीतम अति प्रताप,
संधारणम मूत्र पुरुषयोश्च सद्य प्रतिशय निदान मुक्तम। तो कहेंगे संधारणम मूत्र पुरुषयोश्च, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक सिंबल दिया कि मूत्र पुरुष के वेग संधारण से, लेकिन और भी ऐसे वेग हैं जब हम देखते हैं कि बाष्प यानी कि आंसुओं के वेग से भी जब आचार्य चरक ने रेफरेंस दिया है वेग न वेगान धारणीय चैप्टर में, कि वेग धारण से वहां पर भी उन्होंने प्रतिशय की उत्पत्ति बताई है। और शीर्षो अभितापो, ये हम आज भी देखते हैं कि जब अचानक सिर पे ज्यादा धूप लग जाए, अभिताप हो जाए, तो प्रतिशय हो जाता है। धूमो रजह, ये भी हमें देखने को मिलता है कि जब भी एलर्जिक राइनाइटिस में स्पेशली जो वातज प्रतिशय है कि डस्ट से या पॉलन से, या अगर घर में भी कभी पेंट हो रहा हो या इस तरह से स्पेशली ऐसी कोई स्मेल आती हो तो तुरंत हमें राइनाइटिस हो जाता है। नारी प्रसंग, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ओजक्षय, जब नारी प्रसंग के बाद ये ओजक्षय होने से हमारी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से जो प्रतिशय होता है, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आचार्य। आगे हम अगर चरक चिकित्सा के द्वारा दिए गए निदान देखना चाहें तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे निदान है वो सेम बताए हैं, जैसे वेग संधारण, अजीर्ण, रजो अति भाष्य, क्रोध, ऋतु। क्रोध से यहाँ पे देखिए उन्होंने मानसिक निदान, जो हमारे मेंटल फैक्टर्स है उनको भी उन्होंने यहाँ पे कवर कर लिया है। हम कितनी बार देखते हैं कि बहुत लोगों को स्ट्रेस का भी राइनाइटिस हो जाता है। हमने बहुत बार ओपीडी में देखा है कि हम स्ट्रेस हुआ, माइग्रेन होता है और साथ में राइनाइटिस भी हो जाता है। ऋतु वैषम्य, ये भी बहुत साधारण तरीके से देखने को मिलता है कि सीजनल चेंजेस के दौरान राइनाइटिस होता है। शिरोभितापे प्रजागरा, यानी कि जब रात्रि जागरण हो, रात्रि जागरण से भी ये भी हमें सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। अति स्वप्न, ज्यादा सोने से, ये लाइफस्टाइल जन्य है। जो भी हमारी आजकल लाइफस्टाइल हम बदलती है उसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और हमें प्रतिशय देखने को मिलता है। अंबु शीते अवश्याया, अंबु यानी कि ये होता है कि अधिक जलपान करने से भी कितनी बार प्रतिशय होता है। मैथुन बाष्प धूमे है, संस्त्यान दोषे शीर्षी प्रवृद्धो वायु प्रतिशय उदीर्यतु। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे वायु है वो ले जाके प्रतिशय की, यानी कि वायु को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है कि प्रतिशय की उत्पत्ति करवा रहा है। जितनी बार भी हम प्रतिशय के निदान देखेंगे, संप्राप्ति देखेंगे, तो उन सभी जगहों पे वायु और कफ का प्राधान्य हमें देखने को मिलेगा। अगर इसी निदानों को अगर हम आज देखें तो वही निदानों को डिटेल में यहाँ पे किया गया है कि आहार में जो गुरु मधुर शीत वृक्ष आहार है वो वात और कफ को विषेट करेंगे। और पानी में जैसे कि प्लेस चेंज होता है, जैसे आज हम कहीं पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हमने दूसरी जगह का पानी पिया और बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां का मौसम दूसरा है, ऋतु चेंज हो जाती है। इसके अलावा हम अगर ठंडा पानी गर्म पानी ऐसे मिक्स करके बार बार ठंडे मौसम में ठंडा पानी और गर्म में अति गर्म पानी ले तो ये दिक्कत हो जाती है। और बच्चों में जब ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी आर्टिफिशियल 6 महीने तक हम कहते हैं कि मदर का ही स्तन्यपान इम्पोर्टेंट है। अगर उस बच्चे को 6 महीने तक कंप्लीटली मदर का ब्रेस्ट फीड नहीं मिलता है, उस बच्चे की इम्यूनिटी डाउन होती ही होती है। ऐसे बच्चों में आगे चल के राइनाइटिस, बार जुकाम होना, उसी के चलते आगे चल के अस्थमा की उत्पत्ति होना, ये साधारण तौर पे देखने को मिलता है। ईटिंग टू हॉट और टू कोल्ड ईटेबल्स, विषमाशन, अग्निमांद्य से भी हमें बहुत बार प्रतिशय देखने को मिलता है। ये सब कारण हमें बहुत ही साधारण तौर पे ओपीडी में देखने को मिलते हैं। मैंने उन्हीं को कवर किया है। विहारज में हमने ऑलरेडी जो डिस्कस कर लिए, रजो धूम सेवन है। और हाँ, एक छोटे बच्चों में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब वो सोते हुए फीडिंग लेते हैं और उनको नींद आ गई और मिल्क कभी उनके स्वेलो वो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, और वो जो कलेक्ट हो जाता है उसके कारण भी वो इजीली इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उनको प्रतिशय होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, और उनके प्रतिशय को अगर ठीक से उस टाइम पे अगर कवर अप न किया जाए, उसको चिकित्सा न दी जाए, तो उनके कानों में भी तुरंत छोटे बच्चों में इफेक्ट आता है और कर्णस्राव की कंडीशन भी हमें बहुत आसानी से देखने को मिलती है। इसीलिए छोटे बच्चों में प्रतिशय हो तो हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। अयोग्य उपचार, जैसे कितनी बार पेशेंट आके ओपीडी में कहता है कि अरे हमें नशे लिख के दे दो, हमें धूमपान लिख के दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिशय की हर एक कंडीशन में आप नशे और धूमपान नहीं दे सकते। यहाँ हर एक चीज में उसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। योग, अयोग, मिथ्या योग, बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्या कंडीशन में नहीं देना है वो एक वैद्य सोच समझ के करे,
तो अयोग्य धूमपान से, बाष्पस्वेद से भी हमें प्रतिशय देखने को मिलता है। जैसे आचार्य ने क्रोध वगैरह साइकोलॉजिकल मानसिक निदानों को भी कवर किया है। ये भी एक बहुत ही ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई में एक इम्पोर्टेंट निदान का काम करते हैं। वेग विधारण भी हमने देख लिया। ये एक रेफरेंस जो चरक सूत्रस्थान न वेगान धारणीय में दिया गया है। प्रतिश्यायु अक्षी रोगश्च रद रोगश्च अरुचि भ्रमः बाष्प निग्रहः तत्र स्वप्नो मध्य प्रिया कथा, यानी कि बाष्प के वेग रोग से प्रतिशय की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, निदानार्थ कर रोग, जिनके कारण भी प्रतिशय की उत्पत्ति होती है। जैसे शिरोभिताप है, कितने सारे कफ विकार, अग्निमांद्य, और इसके अलावा हेरिडिटरी यानी कि जो वंशानुगत है, उसमें भी कितनी बार ये होता है कि जो अस्थमा की कंडीशन है या एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन है, वातज प्रतिशय, उसमें हेरिडिटरी भी बहुत सारा रोल निभाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही। ट्रॉमेटिक, कितनी बार इंजरी हो जाने पे जो नासा की इंद्रिय है हमारी, वहां पे स्पेसिफिक कहीं पे नर्व पे या आर्टरी पे ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाए या वहां पे इंजरी हो जाने से भी नोज और पेरानेसल साइनसेस के डिजीज हो सकते हैं। निदान के बाद अगर हम इनकी प्राप्ति पे डिस्कशन करें तो वात कफ प्रकोपक आहार विहार, जितने भी वात कफज निदान है उनको यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। दुष्य में रस रक्त मेन है, जठराग्नि और अग्नि में भी रस रक्ता धात्वाग्नि मांद्य है। स्रोतस में प्राण व रस व रक्त व स्रोतस, इसमें स्रोतोल दृष्टि संग विमार्गमन और अति प्रवृत्ति है। अधिष्ठान नासा और शीर है। प्रतिशय के पूर्व रूप अगर देखे जाए तो शीरो गुरुत्वम, ये हमने सबने कभी ना कभी प्रतिशय में फील किया होगा कि हमें हेडेक होता है, शौथ स्नीजिंग होती है, बॉडी एक, रोम हर्ष। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने ज्वर, अरुचि, ये भी 2-3 सिम्टम बताए हैं। ये सब कुछ हमें प्रतिशय के पूर्व रूप में देखने को मिलता है। अगर सभी आचार्यों ने प्रतिशय का वर्णन किया है, आचार्य चरक ने देखे तो उन्होंने सिर्फ नासागत रोग 10 ही बताए, वो भी दुष्ट प्रतिशय के उपद्रव जब बता रहे हैं तब बताए, सिर्फ 10, लेकिन प्रतिशय उन्होंने 4 बताए। वाग्भट ने और आचार्य सुश्रुत ने 5-5 बताए, माधव निदान ने भी 4 बताए, भाव प्रकाश ने भी 5 बताए, आचार्य कश्यप ने 4 बताए। सभी का क्लासिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन मेन वात पित्त कफ शनि पातज तो लगभग सभी आचार्यों ने बताए हैं। इसके अलावा प्रतिशय की 1-2 कंडीशन और होती है, आमावस्था और पक्वावस्था, यानी कि नव प्रतिशय और पक्व प्रतिशय। इनके भी सिम्टम्स में आचार्य वाग्भट ने और आचार्य सुश्रुत ने ऑलमोस्ट सेम बताया हुआ है कि अरुचि, वक्त्र विरसम, यानी कि हम कितनी बार कहते हैं कि मुंह का स्वाद बदल गया, नासास्त्राव, यानी कि जो कहते हैं हम कि राइनोरिया, पेन, हेवीनेस, सिर भारी भारी हम लगता है हमें, छींके आना, बुखार होना, ये सब आम अवस्था में। लेकिन यही जब प्रतिशय पक्व हो जाता है तो सभी लक्षणों में लघुता आ जाना और घन पित्त कफत्व, यानी कि येलोइश कफ, जो ग्रीनिश कफ है वो निकलने लगता है, और उसके बाद लघुता को महसूस करना, वो पक्व अवस्था है। अब अगर इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें तो चरक में 4 प्रतिशय हैं, वाग्भट के और सुश्रुत के 5-5 हैं। वातज प्रतिशय को हम मॉडर्न साइंस में अगर करें तो एलर्जिक राइनाइटिस के जितने भी सिम्टम हैं उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है आनंदवा पीता नासा तनु स्त्राव प्रवर्तनी, तनु वाटरी नेजल डिस्चार्ज। आप देखेंगे जो पेशेंट कहता है सवेरे उठ के कि मुझे सवेरे उठते ही छींके आना शुरू हो गई, मैंने एक साथ 10-15 छींक आ गई, पेशेंट आगे कहते 50-100 छींके आ गई सवेरे उठते ही। मेन सिम्टम छींकों का, और वो भी वाटरी नेजल डिस्चार्ज, और गले में शुष्कता लगना, ये इनको हमने वातज प्रतिशय में हम लेते हैं, और मॉडर्न में इसको एलर्जिक राइनाइटिस में लेते हैं। जितनी भी कंडीशन है इसमें अगर वातज की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे आप चिकित्सा करेंगे, जो हमारा चिकित्सा सूत्र है वातज का, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट ओपीडी में देखने को मिलेंगे माधव निदान के हिसाब से। इसमें लक्षणों का कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पित्तज में नासाग्र पाक, यानी कि जो पित्तज के जितने सिम्टम है, पक्व पाक होना, ज्वर होना, तृष्णा, उष्ण पित्त स्त्राव, वहां पे हमें मिल रहा था तनु स्त्राव,
जो वाटरी एकदम, और यहाँ पे येलोइश डिस्चार्ज जितने भी हैं, और ऐसा लगता है कि एकदम बर्निंग सेंसेशन, पेशेंट आके बताते हैं कि गले में एकदम बर्निंग लग रहा है। तो ये सारे लक्षण आपको पित्तज प्रतिशय में मिलते हैं। कफज प्रतिशय में कास, अरुचि, स्राव, घन प्रसेका, जो थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज, पेशेंट्स आके बताते हैं एकदम गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज निकल रहा है। शुक्ल शीत स्रवन मुहु, शुक्लाभासक शुनाक्षो, स्वेलिंग होना, कभी कभी आंखों पे स्वेलिंग होना। शीर, गल, ओष्ठ, तालुना, कंडू, इचिंग की भी जो पेशेंट गले में कुछ अटक रहा है, गले में खुजली जैसा लग रहा है, सब पेशेंट आके हमें बताते हैं। तो ये सब कफज प्रतिशय के अंदर आ सकता है। सन्निपात, जहाँ पे सभी के लक्षण मिश्र रूप से देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ज्यादा सीवियर, पेन ज्यादा होगा, पेशेंट बहुत ही उनकी कंडीशन की मैं बहुत ही परेशान हूँ, और सभी लक्षण मिश्र रूप से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसमें और भी क्लियर किया है कि भूत्वा भूत्वा प्रतिशय, भूत्वा भूत्वा प्रतिशय मतलब कि बार बार प्रतिशय होता है, वो यो अकस्मात विनिवर्तते, और उसको ठीक भी हो जाना। संपक्वो वा अपि अपक्वो, कभी पक्व अवस्था में कभी अपक्व अवस्था में। स सर्व प्रभव स्मृतः, लिंगानि चैव सर्वेषां पीनसानां च सर्वजे, सभी प्रतिशयों के लक्षण देखने को मिलते हैं, वो है सन्निपातज प्रतिशय। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने क्लियर कट पीनस लिया है। यहाँ पे विद्यार्थियों में, छात्रों में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रतिशय क्या है, पीनस क्या है, अपीनस क्या है, दुष्ट पीनस क्या है। तो आचार्य चरक ने, वाग्भट ने, सुश्रुत ने बहुत जगह पे पीनस को प्रतिशय के पर्याय के रूप में लिया है। हम बहुत बार ऊपर चरक के रेफरेंस में भी हम देख सकते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे पीनस को प्रतिशय के पर्याय के रूप में लिया है। लेकिन जो अपीनस है वो डेफिनेटली उन्होंने अलग से वर्णन किया है, और अपीनस की कंडीशन में उन्होंने लिया है कि जहाँ पे स्मेल का नाश हो जाता है, सुगंध दुर्गंध हमें पता नहीं चलती, रस का भी ज्ञान नहीं पता चलता, वो कंडीशन में उन्होंने अपीनस लिया है, जो कि हमें कोविड वायरस के टाइम पे भी एक सिम्टम देखने को मिलते थे। और जो दुष्ट पीनस है उसको हम दुष्ट प्रतिशय के रूप में ले सकते हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। दुष्ट प्रतिशय, ये प्रतिशय का एक एडवांस स्टेज है। सभी प्रतिशय बढ़ के, अगर प्रतिशय हुआ है फिर भी हम भारी भोजन ले रहे हैं, उसकी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उसका जो लंघन हमें करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, और अहित भोजन कर रहे हैं, अध्यशन कर रहे हैं, विषमासन कर रहे हैं, तो वो आगे चल के दुष्ट प्रतिशय में जरूर बदल सकता है। फिर यहाँ पे आचार्य चरक ने आगे उनके जो 10 से 11 उन्होंने रोग बताए हैं नासा के, यहाँ पर उनका वर्णन किया है। जैसे क्षवथु है, नासा शोष है, प्रतिना, नासा परिस्त्राव, नासा पुतित्व, पीनस, शोफ, अर्बुद, कुई रक्त, यहाँ पे इन्होंने सभी का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, दुष्ट प्रतिशय में प्रक्लीद्यति पुनः नासा पुनश्च परिशुष्यति, जिसमें नासा बार बार शुष्क हो रही है और बार बार क्लेद युक्त यानी कि गीली हो रही है। मुहुर आनह्यते चापी मुहुर विव्रियते, कभी खुल रही है नासा, कभी बंद हो रही है। निश्वासो उच्छ्वास दोर्गंध्यम तथा गंधान न वेति च, एवं दुष्ट प्रतिशयम जानियात कृच्छ साधनम, यहाँ पे इसको कृच्छ साध्य बता दिया। जब हम ओपीडी में देखते हैं तो हमारे पास साइनसाइटिस के कितने सारे पेशेंट सीटी स्कैन के रिपोर्ट, एक्सरे के रिपोर्ट लेकर आते हैं कि उसके वाटर स्वीयर करवा के आते हैं कि उसमें आता है साइनसाइटिस है। पेशेंट कभी ठीक हो जाता है, कभी अपने आप कहता है कि मैं ठीक हो जाता हूँ, कभी कभी वो कब ठीक होता है, जब मौसम उसके अकॉर्डिंग होता है, उसको जब उसके हिसाब से अनुकूल होता है जब उसको। और जैसे ही थोड़ी विपरीत कंडीशन होती है, जैसे ठंड बढ़ गई, बारिश हो गई, उसने अध्ययन कर लिया, तो वापस उसको कंडीशन बिगड़ना, ये दुष्ट प्रतिशय में हम ले सकते हैं। और इसी को कृच्छ साध्य बताया है, क्योंकि जब उसके अनुकूल होगा तब वो साध्य है, और जैसे ही उसकी थोड़ी भी कंडीशन उसके हिसाब से ऋतु विपर्य होगा या उसकी विपरीत कंडीशन होगी, तो उसको वापस वो लक्षण देखने को मिलेंगे। रक्तज प्रतिशय, ये सुश्रुत ने वर्णन किया है, इसका वर्णन आचार्य चरक ने नहीं किया है, और ये हमें आजकल इतना देखने को भी नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो हम उसको रक्तपित्त, नासागत रक्तपित्त एपिस्टेक्सिस के अंदर लेते हैं। जो कृमिज शिरोरोग कहा है, कृमिज शिरोरोग है, वो रक्तज प्रतिशय से मिलती जुलती कंडीशन है। रक्तजेतु प्रतिशय रक्तस्राव प्रवर्तते ताम्राक्षश्च भवे जंतु रोगात् प्रपीड़ित, यहाँ पे कृमि की उत्पत्ति भी आचार्य ने बता दी है
इसके साथ साथ इसमें दुर्गंध युक्त उच्छ्वास बताया है आचार्यों ने, कृमि की उत्पत्ति बताई है, तो इसमें हम कृमिघ्न चिकित्सा भी कर सकते हैं। मॉडर्न में देखें तो मेन राइनाइटिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एलर्जिक, उसके सिम्टम्स में हेडेक होता है पेशेंट को, फीवर, सबसे ज्यादा कहते हैं कि स्नीजिंग और कुछ अच्छा नहीं लगना, ये सब सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं। और अगर हम साइनसाइटिस की कंडीशन देखेंगे तो उसमें सब पेशेंट कहते हैं कि गले के पीछे से कफ आ रहा है, गले के पीछे से कफ आ रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिप जिसे हम कहते हैं, और येलोइश ग्रीनिश कफ आता है और सीवियर हेडेक। एलर्जिक राइनाइटिस में जो हेडेक होता है वो उतना नहीं होता, लेकिन जो साइनसाइटिस में दुष्ट प्रतिशय का हेडेक होता है वो सीवियर होता है और उसमें गंध ज्ञान, रस ज्ञान का भी नाश हो जाता है। इन सब चीजों में अगर हम ध्यान न रखें तो यही कंडीशन प्रतिशय की आगे चल के दुष्ट और व्याधियों में परिवर्तित होती है। जैसे प्रतिशय, दुष्ट प्रतिशय में अपीनस में नासापाक, पुतिनास, श्वास, कास, ज्वर, बाधिर्य, इन सब में परिवर्तित होती है। अगर हम आज भी देखें ओपीडी में तो कितनी बार हमारे पास नेजल पॉलिप की कंडीशन लेकर आता है। नेजल पॉलिप पहले 70% पेशेंट में नॉर्मली पहले एलर्जिक राइनाइटिस होता है, जो उनको एलर्जी होती है, उसकी ट्रीटमेंट वो न लें तो धीरे धीरे वो साइनसाइटिस में क्या होता है, म्यूकोसा चेंज होने लगती है जो नेजल की है, तब भी उनको प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलती है तो वो आगे चल के फिर नासा अर्श यानी कि जो नेजल पॉलिप है उसमें म्यूकोसा में व्हाइट कलर का शाइनी स्ट्रक्चर हो जाते हैं, तब उनको डेवलप हो जाते हैं। फिर नासा अर्श है वो शस्त्र साधे, हमारे आचार्य ने भी उसमें शस्त्र क्रिया का प्रयोग कहा है, छेदन का। इसलिए डेफिनेटली अगर प्रतिशय ट्रीट न किया जाए तो उसके बहुत सारे उपद्रव देखने को मिलते हैं। बाधिर्य में भी ये कि अधिकतर पेशेंट आते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा, क्यों सुनाई नहीं दे रहा, तो पहले सबसे पहले यही पूछना पड़ता है जुकाम तो नहीं है। जुकाम के दौरान अगर कान के सुनने के पीटीए या प्योटोन ऑडियोमेट्री करें या कोई भी टेस्ट करें तो ऑब्वियसली उसमें सुनने में दिक्कत हमें पाई जाती है। जो नॉर्मली पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम राइनोस्कोपी करते हैं, उसके बाद डीएनए एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं। क्या देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली नेजल म्यूकोसा में कंजेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अगर एट्रोफिक राइनाइटिस है तो उसमें क्रस्ट देखने को मिलती है, डिस्चार्ज होगा, हमने पहले ही डिस्कस किया कि वाताधिक्य होगा तो वाटरी होगा, पित्ताधिक में प्यूरुलेंट होगा, लेकिन कफ में स्टिकी और म्यूकोइड होगा, और रक्ताधिक्य में ब्लड स्टेन होगा। और साइनसाइटिस है तो हमें थ्रोट में पीएनडी देखने को भी, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज देखने को भी मिलेगा। अगर हम डायग्नोसिस करना चाहें कि कैसे है तो रूटीन में हम सीबीसी करवाते हैं और साथ में एक्सुलेट इओसिनोफिल काउंट हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, आईजीई बढ़ा हुआ मिलेगा। एक्सरे करेंगे तो हमें उसमें साइनसाइटिस हम रूल आउट कर सकते हैं, उसके साथ हाइपरट्रोफाइड टर्मिनेट्स देखने को मिलते हैं। नेजल सेक्टम बहुत बार डेविएट होने से भी राइनाइटिस देखने को मिलता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पेशेंट आजकल आते हैं कि हमको डेविएटेड नेजल सेप्टम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन हमने अपनी ओपीडी में अगर माइल्ड नेजल डेविएटेड सेप्टम है, इनफैक्ट बहुत बार सीवियर में भी हमें नस्य चिकित्सा से, अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा से बहुत बार हमें रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बार डेविएटेड नेजल सेप्टम में पेशेंट शस्त्रक्रिया ऑपरेशन के लिए जाएं। अगर इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ हम जाएं तो आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि जो साधारण चिकित्सा कहिएगी, अक्षी, कुक्षी, भवा रोगा, प्रतिशय, व्रण, ज्वरा, 5 रोग अक्षी के हो चाहे कुक्षी के हो, प्रतिशय, व्रण, ज्वरा, इन सब में 5-5 राति का लंघन कहा है। और सही में भी अगर हम जब ये देखते हैं प्रतिशय में अगर हम लंघन करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लंघन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 100% उपवास करें, आप लघु भोजन ले सकते हैं। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा कि नवम प्रतिशयाय अपायस्य सर्वम उपाचरित सर्पीश एव पाने हैं स्वेदेह विचित्रे वमनेश्च युक्ते कालो उपन्ने औपीडनेश्च, यानी कि 9 प्रतिशय को छोड़कर बाकी सभी में आप घृतपान कर सकते हैं, स्वेदन दे सकते हैं, वमन दे सकते हैं, औपीडनस्य दे सकते हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और 9 प्रतिशय को पहले उसका पाचन करना जरूरी है,
तो पाचन के लिए आप 9% में स्वेदन, अम्ल भोजन दें और पयस, अदरक, ये सब चीजों का भी आप, और साथ में इक्षु विकार योग भी उन्होंने बताए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम गर्म भोजन, उष्ण भोजन जितना भी लेंगे वो सब कुछ यहाँ पे दीपन पाचन का काम करेगा। पक्व प्रतिशय में क्या कहते हैं, शिरोविरेचन, यानी कि शिरोविरेचन नस्य कर सकते हैं, उससे अपकर्षयतम, विरेचन, आस्थापन, धूमपाने, विरेचन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा, धूमपान, कवल ग्रह, ये सब कुछ कर सकते हैं। निवात शय्या आसन चेष्टनानी, जहाँ पे वायु न हो ऐसी जगह शय्या पे शयन करना। गुरु उष्ण, इस तरह के वस्त्रों का प्रयोग करना। तीक्ष्ण विरेचन, शिरस धूमा तीक्ष्ण शिरो विरेचन, रुक्ष यवान का भोजन, विजया सेव्या, यानी कि हरी तकी का सेवन लाभदायी होता है। विशेष चिकित्सा की तरफ चलते हैं। तो भाव प्रकाश ने बहुत ही अच्छी चिकित्सा नासापान बताई है। आज बहुत सारा वर्क, बहुत क्लिनिकल स्टडीज नासापान पे हो भी रही है इस वक्त, कि जब प्रति शहर में 1/2 लीटर ऑफ वाटर बाय नोज ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जब सूर्योदय से होने से पहले 45 मिनट पहले का, 48 मिनट पहले का जो टाइम बताया गया है उसमें किया जाए। दिस विल क्योर हिम फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ प्रतिशय एंड इंक्रीज द एक्यूटी ऑफ, यानी कि बुद्धि का, विजन, दृष्टि का, सब में ही सारे इंद्रियों के फंक्शंस में इंप्रूवमेंट मिलती है। सुश्रुत ने बहुत बार कृमिघ्न चिकित्सा बताई है, क्योंकि कितनी बार ये जो रक्त प्रतिशय कंडीशन है वो कृमि के कारण हो सकती है, इसीलिए। और ऑब्वियसली अग्निमांद्य उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है प्रतिशय का, उसको भी क्योर करने के लिए। सबसे पहले प्रतिशय में औपीडनस्य का प्रयोग होना चाहिए। हम अपनी क्लिनिक में करते भी हैं, लेकिन बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि नॉर्मली सिर्फ अणु तेल का नस्य, षडबिंदु तेल का नस्य सीधा पेशेंट को हम एडवाइस कर देते हैं। औपीडनस्य उतना प्रैक्टिकली नहीं देखा जाता, लेकिन इसका भी प्रयोग बहुत ही अच्छा रहता है। वासास्वरस है, दुर्वास्वरस है, इन सब का भी हम आप इजीली यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो ये तुरंत जो इन्फ्लामेशन है, जो हमारे हाइपरट्रोफाइड टर्मिनेट्स होते हैं, उसमें तुरंत का तुरंत म्यूकोसा को हील होने में हेल्प होती है। उसके बाद आप भले वेरेचनिक नशे दे सकते हैं, चाहे अणु तेल से, षडबिंदु तेल से, पाठा तेल से, दशमूल तेल से, बहुत सारे तेल मार्केट में भी अवेलेबल है, क्षीरबला तेल, पुनर्नवाजी, आप उसके बाद आप कर सकते हैं। नशे के हम वैसे भी पश्चात कर्म में धूमपान करते हैं कि जितने भी दोष जो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो धूमपान चिकित्सा से उसके बाद हम उससे रिमूव करने का कोशिश करते हैं। धूमपान आप इंगुदी वर्ती से कर सकते हैं, चाहे उसके लिए सभी हॉस्पिटलों में अलग अलग तरह से वर्ती बनाई जाती है। हमारे यहाँ पे हमने पित्त में तो वैसे भी नहीं किया जाता, तो वातज कफज के लिए हम स्नेहिक बना के हमने रखी है, स्नेहिक धूमपान वर्ती, कफज के लिए इंगुदी। साथ में आप ये भी कर सकते हैं कितनी बार कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो जैसे कि नीम पत्र है, गुगलू है, विडंग है, तो उसमें कृमिघ्न भी गुण आ जाएंगे, हरिद्रा है, इन सबसे धूमपान की एडवाइस कर सकते हैं। गृह चिकित्सा स्पेशली फॉर, मैंने यहाँ पे किड्स के लिए ऐड की कि कितनी बार ये था कि बच्चों में ये सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कितनी बार हम ये करते हैं कि उनके लिए अजवाइन की पोटली बना के, चाहे दालचीनी का, काली मिर्च का, ये सब हम स्मेल करवा के भी उनको वहाँ पे उनके पास, जब वो सो जाए बच्चे तब उनके पास रख के रखें, उससे भी उनके प्रतिशय में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। स्टीम इनहेलेशन से भी फायदा होता है। नासा प्रक्षालन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ट्रीटमेंट का, जो योग रत्नाकर ने भी बताया है। और आजकल मॉडर्न वाले भी, मतलब उनकी ओपीडी में भी वो लोग नासा प्रक्षालन एडवाइस करते हैं कि जल रहती है नासा प्रक्षालन। इससे क्या होता है कि जो आज बड़ी बड़ी सिटियों में रह रहे हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे जैसी बड़ी सिटियों में, कि जहाँ पे दिन भर से पेशेंट आता है, तो पॉल्यूशन की इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि वो जब घर वापस आता है, तो अगर वो नासा प्रक्षालन ले, तो जितनी भी पॉल्यूशन वाली एयर है जो उन्होंने ब्रीथ ली है, उससे वो सारे दोष निकल जाएंगे, वो सारे के सारे जितने भी धूल, धुआं, पॉलेंस, जितने भी छोटे छोटे फाइबर्स है, वो सब वॉश आउट होके बाहर निकल जाएंगे। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं तो नॉर्मल सैलाइन वाटर भी यूज कर सकते हैं, उष्ण जल घर में भी यूज कर सकते हैं।
बहुत सारी चिकित्सा भाव प्रकाश ने दी है। मरीच गुड़ और उसको दही के साथ लेने को कहा है। त्रिकटु, अजवाइन, जिंजर स्वरस, अदरक स्वरस, ये सब कुछ हम तुलसी, ये सब हम घर में भी यूज कर सकते हैं। व्योषादी वटी, व्योषादी वटी, एलादी वटी, लवंगादी वटी, खदीरादी वटी, इतनी सारी होती है। तो छात्र बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कहाँ यूज करनी है। जहां आपको कफज गुण ज्यादा मिल रहा है वहां आप खदीर का प्रयोग कर सकते हैं। खदीर में शोषक गुण ज्यादा है, तो आप खदीरादी वटी, जहाँ पे कफ ज्यादा है वहां पे खदीरादी वटी का यूज कर सकते हैं। और जब आप शरद ऋतु में प्रतिशय है तो आप एलादी वटी, यष्टि मधुघन वटी, इनका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इनमें शीत गुण भी है और तब दर्दी को, पेशेंट को उसकी जरूरत रहती है। जब वसंत ऋतु में प्रतिशय है तब आप खास करके व्योषादी वटी, लवंगादी वटी, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतनी सारी चिकित्सा होने के बाद भी, जैसे शीतोपलादी चूर्ण भी है, कालीशादी चूर्ण भी है, तो कब क्या यूज करना है ये एक वैद्य को सोच के यूज करना है। शीतोपलादी चूर्ण आप नॉर्मली बच्चों में भी दे सकते हैं, आमतौर पे दे सकते हैं, लेकिन कालीशादी में त्रिकटु ऐड हो जाता है। तो जब पेशेंट को ज्यादा दुष्ट प्रतिशय की कंडीशन है, ज्यादा कफ है, तब आप कालीशादी चूर्ण उसको एडवाइस कर सकते हैं। यहाँ पर अनुपान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आपको घी के साथ देना है, कब शहद के साथ, कब उष्ण जल के साथ, ये वैद्य अपनी स्वबुद्धि से कर सकते हैं। इसके अलावा चोक चिनियादी चूर्ण है, महालक्ष्मी विलास रस है, त्रिभुवन कीर्ति, इनका भी प्रयोग होता है कि जब आपको साथ में पेशेंट को कितनी बार प्रतिशय से फीवर, बुखार देखने को मिलता है तब आप दे सकते हैं। जब हम देख रहे थे कि कोविड के दौरान लक्ष्मी विलास रस का बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे थे, क्योंकि उसमें धतूरा है जो कि स्पेशली वात के प्रलाप और आदि लक्षण को कंट्रोल करता है। शिरीषादी क्वाथ है, शिरीष वो बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि उसको विषघ्न भी कहा गया है। तो शिरीषा अवले और शिरीषारिष्ट तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन हमने शिरीषादी क्वाथ भी बनाया है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा चक्रदत्त ने भी बहुत सारी चिकित्सा बताई है। सर्पी गुड़ है, षडंगयूष है, व्योषादी चूर्ण है, चित्रखरितकी है। तो चित्रखरितकी आप स्पेशली जब साइनसाइटिस की पीनस अपीनस के लिए जब दुष्ट प्रतिशय वाला पेशेंट आता है तब आप दे सकते हैं। और हम स्पेशली ये करते हैं कि चित्रखरितकी के बाद पेशेंट को कहते हैं कि आप अनुपान मत लीजिए। अगर वो कंठ में, गले में रहता है थोड़ी देर, उसी से पेशेंट के बहुत सारे सिम्टम्स में उसको रिलीफ देखने को मिलता है। ये विशेष चिकित्सा आचार्य के हिसाब से है। आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय ने जो चिकित्सा बताई है, तो सभी आचार्यों ने लगभग घृतपान बताया है। क्षीरोदरेचन, क्षीरोदरेचन, घृतपान सभी आचार्यों ने वात में बताया है। इसके अलावा दुग्धपान, मांसरस, धूम्रपान, स्वेदन, उपना, निरुबस्ती, ये सब आचार्य चरक ने बताया है। पित्तज में घृतपान है, नस्य है, परिसेचन है, लेप है, कौष्ण जल का सेवन है, विरेचन है, ये सब बताया गया है। कफज में वमन चिकित्सा, लंघन, धूम्रपान, शिरे घृते लेप, स्वेदन, परिषेक, ये सब बताया गया है। सन्निपातज में सभी चिकित्साओं का कौन सा दोष कितना डोमिनेंस है उस हिसाब से स्वबुद्धि से कर सकते हैं। पक्षपात और कफ, इन दोनों दोषों का प्राधान्य देखने को मिलता है। इसीलिए कटु अम्ल लवण रस युक्त भोजन इसमें फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ये सारे दोष हैं जो कि वात कफ को शमन करेंगे। स्निग्ध जब ज्यादा है तब कटु रस, और जब वात ज्यादा है तब स्निग्ध। पुराण यवशाली है, गुड़ दही मरीच चूर्ण भाव प्रकाश ने स्पेशली दिया। पेशेंट आके कहता है लघु भोजन, क्या लघु भोजन है, तो आप उसको बता सकते हैं कि मूंग का पानी है, उसका यूज है, तुलसी अदरक के साथ आप लीजिए, जितने भी पेय हैं, जल है, अजवाइन डाल के लें, तो वो अपने आप जो हमारा भोजन है वो लघुता को प्राप्त करता है। जितनी ड्रमस्टिक जो आजकल शिगरू, ये सब कुछ लघु भोजन में आता है। क्या नहीं करना, तो बहुत शीत जल से स्नान नहीं करना चाहिए। मानसिक कारणों में जो हमने देखा, क्रोध, स्ट्रेस, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। वेग धारण नहीं करना है, अति द्रव आहार नहीं लेना है, भूमिशय्या शयन नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी मैंने क्लिनिकल ट्रायल दिए हैं जो हमारे सेंटर पे हुए हैं, और ये मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल थे।
एक था जो वातज प्रतिशय में थ्रू आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, ये मल्टी सेंटर ट्रायल CRS सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली और सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, इन 2 सेंटरों पे किया गया। जो हमारा दिल्ली में किया गया था ये तो सफदरजंग हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ किया गया था। द स्टडी वाज एन ओपन लेबल मल्टी सेंट्रिक प्रोस्पेक्टिव क्लिनिकल ट्रायल। इसमें टोटल हमने 60 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल किया था दोनों सेंटर पे, जो कि वातज प्रतिशय के लक्षणों के साथ थे। इसके हमने स्पेशल इंक्लूजन क्राइटेरिया डिजाइन किए थे, सब कुछ किया था। जो पार्टिसिपेंट्स को मेडिसिन दी गई थी वो था आयुष VPR, ये हमारी कोडेड मेडिसिन है। इसके साथ शिरीषादि क्वाथ और अणुतेल नस्य ये हमने दिया था। 28 डेज का ये हमारा प्रोटोकॉल था। 28 डेज के बाद हमने फॉलोअप भी 28 डेज का रखा था। और जो हमारे आउटकम मेजर्स थे वो कैरेट था, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कैरेट स्कोर है। और जो हमें रिजल्ट देखने को मिले थे कैरेट में, स्पेशली जो हमारा आउटकम का था, इसमें हमें इसमें ये होता है कि जितना ज्यादा उतनी वर्स्ट, जितना ज्यादा उतनी अच्छी कंडीशन, जितना कम उतनी अच्छी कंडीशन। तो जो ये कैरेट स्कोर था वो इंक्रीज होता गया और इतनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, जैसे शुरुआत में जो पेशेंट्स के स्कोर 4, 5 थे वो लास्ट में 28, 29 ऐसे स्कोर्स देखने को मिल रहे थे। और जो अदर सिम्टम्स थे हमारे राइनोरिया, नेजल इचिंग, स्नीजिंग, नेजल कंजेशन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, सभी में हमें हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिला था। ये हमारा सेकंड क्लिनिकल ट्रायल, ये भी हमारे सेंटर पे हुआ है और ये था पीनस के ऊपर। इसके पीनस थ्रू आयुर्वेदिक मैनेजमेंट एट CRI न्यू दिल्ली। और जो दूसरा सेंटर था हमारा सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट पटियाला, इसमें हमारे 120 पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि अमेरिकन ओटोलेरिंगोलॉजी के हिसाब से क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया के हिसाब से पेशेंट्स को एनरोल किया गया था। और चित्रहरितकी पेशेंट्स को दिया गया था शरबिंदु तेल नस्य। और ये भी हमारा 42 डेज का पूरा प्रोटोकॉल था। फॉलोअप हमारा 28 डेज का था। प्राइमरी इसके जो आउटकम मेजर्स थे वो राइनोसाइनोसाइटिस डिसेबिलिटी इंडेक्स RSDI, और सेकेंडरी आउटकम मेजर्स थे वो साइनो-नेजल आउटकम स्कोर 20 SNOT 20। SNOT 20 भी आता है, SNOT 22 आता है, SNOT 28 भी आते हैं। और CT स्कैन के जो लुड के स्कोर है, ये भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सारे स्कोरिंग पैटर्न से हमने किया था स्टडी। और जो आउटकम पैरामीटर्स में हमें जो रिजल्ट देखने को मिला, बोथ RSDI और SNOT 20 बोथ में हाई सिग्निफिकेंट देखने को मिला। CT स्कैन PNS में ये था कि पेशेंट को CT स्कैन में स्कोरिंग में बहुत कम हुआ, लेकिन स्टिल जो स्कोरिंग हाई स्कोरिंग था वो एकदम 0 तो नहीं हुआ था, इसलिए उसमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं है। जितने भी सिम्टम्स थे, म्यूकोप्रोडक्ट ड्रेनेज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फेशियल पेन, डिक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि जो गंध ज्ञान का नाश, सब में ही हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिला था। ये जो हमारे द्वारा CRI न्यू दिल्ली के जितने भी हुए क्लिनिकल ट्रायल, ये उनका मैंने प्रेजेंटेशन किया और जितना भी मेरे पास क्लिनिकल अनुभव मैंने देने की पूरी अपनी कोशिश की है। ऐसा सोचते हैं कि श्रोताओं को अगर कुछ अच्छा मिला हो, इस उम्मीद से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। बहुत सारी जगह आपने दोषों की संरचना बताते हुए जो एक दोष के अनुसार सिलेक्शन ऑफ द ड्रग बताने की कोशिश की, वो भी बहुत अच्छी है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे इस ऑनलाइन उपक्रम का एक उद्देश्य है कि हम बहुत सारे अच्छे चिकित्सक निर्माण कर सके, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों को उपयोगी प्रेजेंटेशन लगेगा। और वो ये मैं YouTube के ऊपर भी अपलोड करूंगी, जहां भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बाद में भी कभी इमरजेंसी के कारण लाइव सेशन नहीं देख पाते, वो इसका अपनी पर्सनालिटी को, अपने ज्ञान को वर्धन करने के लिए वो इसका उपयोग करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ इसकी सराहना भी कर रहे हैं। डॉक्टर हेमतोष, डॉक्टर मानसी, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर क्रिस्टीना दत्ता, है ना। और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा सेशन है। डॉक्टर रिधिमा कटारिया, है ना, बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर आयुष क्लिनिक के नाम से ज्वाइन किया है, डॉक्टर आर्य शालू, है ना, बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना की है और लगातार बहुत अच्छे कमेंट्स, नाइस प्रेजेंटेशन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव और ये मिल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये
सच में ही बहुत अच्छा था। और मुझे लगता है कि जो लंघन से लेके आपने बात उठाई है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार पेशेंट का एटीट्यूड ओपीडी में ये देखा है कि क्या खाना है ना, और खाना बंद करना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि हम 12 लाख आयुर्वेद के स्कॉलर्स है, फिजिशियंस है, तो अगर एक बार पूरे हमारी ओपीडी में पेशेंट्स को लंघन के ऊपर बताए, एप्रोप्रिएट पेशेंट में लंघन बताए, तो मुझे लगता है कि हर बार खाना शुरू करना ही चिकित्सा नहीं होती, है ना, बंद करना भी तो, है ना, बहुत बड़ी एक चिकित्सा का पार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम अक्षि कुक्षि रोगा भवा प्रतिशाय व्रण ज्वराः, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रोगी आज हमें मिलते भी है, और आपने उस पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। शुरुआत में एक कोई क्वेश्चन आया था, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं अभी सेशन को आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और म्यूट करके ही फिर क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर प्रियंका, है ना। हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम। जी मैम ये नमस्ते। कहती कि अगर साइनस की प्रॉब्लम है, पॉलिप है, मतलब साइनस के अंदर ही सिर्फ फ्लूइड है, पॉलिप बाहर नहीं है, और इसके अलावा टर्मिनेट्स जो अपने नेजल टर्मिनेट्स है वो प्रोमिनेंट हो रखे हैं, तो उसके अंदर अपन क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं मैम? नेजल पॉलिप हो चुका है। नहीं, नेजल पॉलिप बाहर नहीं है, साइनस के अंदर ही है अभी। साइनस में अगर नेजल पॉलिप है, मेरी बात सुनिए, साइनसाइटिस ही लंबे टाइम तक रहता है तो उसमें नेजल पॉलिप की नासा आर्च की कंडीशन होती है। ठीक है, ये क्या नेजल पॉलिप में भी ये होता है कि उसकी कितने ग्रेड पर है, और साइनस में उसने कितना पार्ट कवर किया है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि अगर आपको वैसे चिकित्सा में ही जानना है तो नस्य चिकित्सा उसकी बहुत ही अच्छी है, और उसमें अगर आप जो नॉर्मली अणु तेल और षडबिंदु से अपामार्ग क्षार तेल का नस्य दें, सबसे पहले तो आप उसका ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ तक फैला हुआ है। अगर वो साइनस का ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है तो अगर वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा साइनस का, तब दिक्कत होती है, तब हमें शस्त्रक्रिया की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज है तो आप उसमें क्षार तेल नस्य, जितने भी हमारे पास क्षार तेल के नस्य हैं उसकी मदद से आप कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें जब पॉलिप है और साइनसाइटिस है तब आपको प्राणायाम भी बहुत लाभदायी होता है, जितने भी जो श्वासोश्वास की क्रिया से है। तो मतलब मैंने अपनी इतने छोटे से करियर में ये बहुत शस्त्रक्रिया के साथ ही साध्य चिकित्सा है, नासा आर्च है जो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं जो सिर्फ अनुलोम विलोम और पथ्य सेवन से अपने नेजल पॉलिप को क्योर कर दिया हो। जी जी मैम, ये और टर्मिनेट्स भी है मैम, टर्मिनेट प्रोमिनेंट है। हाइपरट्रोफाइड होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप कोई एलर्जी, इसके साइनसाइटिस और पॉलिप वाले पेशेंट को एलर्जी होती ही है, कोई भी एलर्जी के आप जब करीब जाते हैं तो आपके टर्मिनेट्स हाइपरट्रोफाइड होते हैं। वो जब शमन होगा तो अपने आप वो हाइपरट्रोफाइड टर्मिनेट्स बैठ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितिमा कटारिया, क्वेश्चन पूछकर अपना माइक म्यूट रखिएगा बेटा, धन्यवाद। डॉक्टर रितिमा, आर यू देयर? हेलो, शायद है नहीं वो। डॉक्टर अंकिता पूछ रही है, आई एम सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस। डॉक्टर अंकिता, क्या आप हैं सामने? I have to take anti-allergic medicine. हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ रितिमा जी बताइए। मैम मैंने पूछना था, साइनसाइटिस के अगर अर्ली स्टेज है तो उसमें हम विधकर्म और मर्म चिकित्सा कर सकते हैं? पहले क्या बताया आपने, मर्म चिकित्सा के पहले? विधकर्म। विधकर्म बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। धन्यवाद रितिमा जी। डॉक्टर सुगम तिवारी ने एक क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में, क्या भृंगास्वरस को औपीडक नस्य में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जब पित्तज प्रतिशय लगता है आपको, पित्त डोम शरद ऋतु में, जब स्पेशली अभी गुजरात, जयपुर, राजस्थान में तो शरद ऋतु ही चल रही है, दिल्ली में तो शरद ऋतु जा चुकी, लेकिन वहां पे आप बिल्कुल ले सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड रेज है डॉक्टर, एक मिनट, डॉक्टर कुलदीप है शायद। डॉक्टर कुलदीप जी आप क्वेश्चन पूछिए और फिर म्यूट माइक को म्यूट करिएगा। हेलो डॉक्टर कुलदीप, क्या शायद है नहीं वो अभी, ठीक है, वो गुड इवनिंग कहते हैं। आपने हैंड रेज किया था बेटा? नहीं किया था, मुझे ऐसा समझ में आया। डॉक्टर आर्य शालू नैयर, डॉक्टर साहब आई हैव डाउट्स रिगार्डिंग द डेविएटेड नेजल सेप्टम। कौन है मैम, मतलब क्या डाउट है इनको? बस इतना ही लिखा है। तो मैं डॉक्टर बताना शालू चाहूंगी, आर्य जी, डेविएटेड नेजल सेप्टम हमारे 70% लोगों में राइट या लेफ्ट एक तरफ होता ही है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका पर्दा एकदम सीधा हो। तो अगर हमें डॉक्टर कह दे आपका पर्दा टेढ़ा है और आपको ऑपरेशन करवाना है, तो उन बातों में नहीं आना है। जब तक कि हमारी रात की नींद नाक बंद होने की वजह से खराब न हो रही हो, तब तक शस्त्रकर्म के ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, और हमारी आयुर्वेद चिकित्सा उसमें बहुत लाभदायी होती है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सेलाइन फिगर अपमा क्षार नस्य डोसेज हाउ मेनी डेज? आप पेशेंट टू पेशेंट उसकी एज कितनी है, वय कितना है, वैसे आप 8 ड्रॉप से शुरू करिए। मैं अपनी ओपीडी में 24-28 ड्रॉप्स तक भी देती हूँ जब मुझे जरूरत लगती है। पहले 8 ड्रॉप से आप शुरू करिए, फिर आप उसके हिसाब से अपना डोज समझते जाएंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर चंद्रकला जी पूछ रही है, मैडम व्हाट यू कैन बी डन इन द पोस्ट नेजल ड्रिपिंग पेशेंट कंप्लेन ऑफ नेजल ब्लॉक ओनली एट नाइट? जो स्पेशली नाइट वाले होते हैं उसमें आप स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, और जो पोस्ट नेजल ड्रिप है यानी कि कहीं ना कहीं उसको म्यूकोइड बन रहा है, तो आप चित्रक हरितकी दे सकते हैं, लवंगादी वटी दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर रिधिमा जी कटारिया पूछ रही है, मैम डीएनएस में अणु तेल का नस्य रोज कर सकते हैं? प्रतिमर्श नस्य रोज के लिए बताया ही है आचार्य ने, जब आपको रोज करना है। और प्रतिमर्श नस्य पहले तो सभी लोग रोज करते ही थे, हम अपने बूढ़े बुजुर्गों को देखिए रोज करते, आज हम नहीं कर रहे हैं। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलोबरेट ऑन स्नोरिंग। स्नूरिंग जो है अधिकतर क्या होता है कि उसमें भी एक 2-3 तरह के मत हैं। एक तो स्नोरिंग किसको देखने को मिलता है, ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो स्नोरिंग की समस्या देखने को मिलती है। पेशेंट वेट लॉस करता है तो स्नोरिंग कम हो जाता है। उसमें भी कितने सारे डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करवा लो, तो ये कि जब तक खुद की नींद खराब नहीं हो रही हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर की नींद खराब होती है, साथ सोने वालों की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनको कहिए कि आप कहीं और सो जाएं, पर तब तक ऑपरेशन के रास्ते पे मत जाइए। जब तक खुद की नींद खराब हो रही है तब वो डेंजरस है, तब आप आगे तब हम सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। नेक्स्ट है वातज प्रतिशय और एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट पंचकर्मा नहीं लेता ज्यादातर, तब उस स्टेज में ओरल मेडिसिन में क्या प्रेफरेंस रहेगी मैम? वैसे तो पेशेंट बहुत खुशी खुशी नस्य करवाते हैं, क्योंकि वो इतना एलर्जिक राइनाइटिस में छींके खा खाकर परेशान होते हैं, खुशी खुशी नस्य करवाते हैं। अगर वैसे जो पेशेंट नहीं करवा सकते लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कि हमारी व्याधि क्षमत्वक शक्ति कम होने की वजह से वातज प्रतिशय होता है। तो जितने भी शीतोपलादी के साथ अश्वगंधा मिलाकर इसमें नेजल वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा होता है। तो आप इसमें अब्रक भस्म, शंख भस्म ये मिलाकर दें, श्री शादी क्वाथ साथ में दें, अच्छे रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर पूनम गजेंद्र जी ने पूछा है, there are so many patients who keep on talking allopathy medicine like the they are treated to some time, then recurrence rhinitis occurs. So how to do counseling for taking the Ayurvedic medicine, how to take them in the confidence that he and she will get treated. Sometimes it happened like उनको
नोज से कंटिन्यूस डिस्चार्ज होते ही रहता है 5 to 10 times too. So what to do in this case? Nasal discharge full watery होता है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये, जब वो एलोपैथी मेडिसिन से आयुर्वेद नहीं लेना चाह रहे होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में वो लोग मॉडर्न में सेट्रिजिन देते हैं, उनके पास कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, सिर्फ सेट्रिजिन दे देकर वो बस वो तब थोड़ी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलती है। पेशेंट बहुत खुशी आते हैं दवा लेने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेशेंट तैयार नहीं होते हैं, वो पहली बात तो ये। और जो नहीं लेना चाहता तो उसको सेट्रिजिन खाने दीजिए, वो वैसे भी उसके पास और कोई रास्ता नहीं, और आखिर तो परेशान होकर आपके पास ही आना है उसको। मुझे भी कई बार पेशेंट ऐसे कहते हैं कि अच्छा आप ये बता दीजिए, हम है ना एलोपैथी ले लेंगे। तो मुझे बड़ा ऐसे में कि मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैंने कहा ना उधर से आप दवाई लेंगे और इधर मैं सिर्फ डाइट बताती रहूंगी, है ना, क्योंकि पता है बहुत सारे समाज के तबके तक हमारी दवाइयों का और प्रभाव का इफेक्ट या एक इमेज ही नहीं है क्लियर, इसलिए वो हमें इतना इस तरीके से समझते हैं। और मैं फिर योगा के रूप में बस जी इस तरह से जी 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 ऐसे सप्लीमेंट्री समझते हैं, है ना, मेन स्ट्रीम समझने के लिए हम सभी के काम को समाज में आएगा तब बहुत अच्छा रहेगा। मुझे याद है कि मैं MD 98 में करने के बाद वैद्य मदन गोपाल जी गुरुजी के पास सीखने जाती थी, और गुरुजी ने प्रतिशय के पेशेंट को, मेरी गायनी में PG करने के बाद मैं GP सीख रही थी क्योंकि मुझे अपना ही सेट करना था कुछ, तो उस हिसाब से मैं जा रही थी। और गुरुजी ने सबसे पहले एक पेशेंट को पूछा, और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि गुरुजी को कैसे पता चला, है ना। गुरुजी ने पेशेंट को पूछा कि तुम स्नान करते हो तो पहले पैर भिगोते हो? तो पेशेंट ने कहा हाँ। तो और फिर उसके बाद मैंने आज तक इतने 25 सालों में हजारों पेशेंट को पूछा जो गायनी में भी आते हैं, जैसे आपने शुरुआत में अपने लेक्चर में भी कहा कि हर एक के पास ऐसे पेशेंट होते हैं, गायनी में भी रहेंगे, बिल्कुल रहते हैं। तो मैं उनका यही चीज चेंज करा देती हूँ कि मुंह से स्नान करो, यानी पहले मुंह धोना है ना। जैसे हम लड़कियां थोड़ा बाल हर बार नहीं धोते हैं, 7 दिन में 5-6 दिन में एक बार धोते हैं, तो बाल मत भिगोइए, मगर मुंह से स्नान, मुंह पहले भिगोना है, फिर गर्दन, बस ऊपर से स्नान करिए, पहले पैर मत भिगोइए। और ये मैंने इतने सारे पेशेंट्स को गुरुजी की बात, जबकि आयुर्वेद में इतना सारा पढ़ने के बाद, जामनगर में UG और PG करने के बाद भी मुझे नहीं पता था। और गुरुजी एक चीज मात्र से, और गुरुजी लिखते थे सीतोपलादी टंकण, सीतोपलादी गोदंती टंकण, है ना। और बच्चों में तो टंकण स्फटिक भस्म, है ना, टंकण 125 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम स्फटिक, इतने से शहद के साथ चटा दिया, सारे पेशेंट्स ठीक होके आते थे, चाहे वो 6 महीने का है, 1.5 साल का है। तो इतना आश्चर्य होता था ना कि सच में आयुर्वेद की विधाएं कितनी महान है। और सिद्ध बैसज मणिमाला, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ मुझे यहाँ आके ही जयपुर में पता चले कि अनेक वैद्यों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन है इस आयुर्वेद को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया है ना। तो ये सच में ही बहुत बढ़िया बात है कि भाई हम इतना करने के बाद वो कर सकते हैं। दूसरा मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगी कि भाई कैसे आयुर्वेद की तरफ मुड़े। पता है कि आप उसको कह दीजिए, है ना, कि भाई हाँ ये अच्छा रहेगा, और लगातार कहिए उसको, है ना। जैसे मैं अपने गायनी में हूं तो मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि इनफर्टिलिटी के पेशेंट को मैं समझाती हूँ कि देखो इनफर्टिलिटी की ये डेफिनेशन है कि 1 साल तक आप अगर साथ रहते हैं और उसके बाद भी कंसीव नहीं होता है तो हम उसको डेफिनेशन में लेते हैं कि हाँ यार बच्चा क्यों नहीं हो रहा है ना। तो इसी तरीके से आपके सारे पैरामीटर्स हम पहले ठीक करें और फिर आप साथ में रहे, है ना। तो देखिए अभी PCOD है, हाइड्रोसाल्फिंग्स है, ओवेरियन सिस्ट है, जो भी है, भी आपको ये चीज है, हम पहले उसको ठीक तो करें। मगर ठीक करने के साथ ही आप 1 साल दे दीजिए, कहाँ तो वो ठीक व्यक्ति को 1 साल में रखना है, और हम ठीक होते हुए 1 साल दे दीजिए। और बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंट का रिस्पॉन्स है, और जो हमें छोड़ के भी बाई चांस जाता है ना, वो जिंदगी भर हमें भूल नहीं पाएगा भाई, कि भाई देख डॉक्टर ने तो कहा था हमें, हम ही छोड़ के आ गए, है ना। कि जब वो, मैं बहुत सारे पेशेंट को ये भी कहती हूँ कितने साल से दवाई ले रहे हैं, 8 साल से। मैंने कहा 8 महीने दे दे,
है ना। कहाँ 8 साल, तो 8 महीने तू नहीं दे सकता आयुर्वेद को, है ना। मैं घर बुला के तुम्हें कभी देखती नहीं हूँ, है ना। तुम्हें यही सरकारी में देख रही हूँ, है ना। तो तुम्हें दिक्कत क्या है, 8 महीने दे दो। क्योंकि सच में दोस्त उससे समूर्छना के विघटन के लिए हमें आवश्यकता रहती है। बात है दमदारी से बोलने की, है ना, कि भाई नहीं 8 महीने चाहिए क्योंकि तुमने उधर 8 साल दे दिए, हमें 8 महीने दे दो। और सच में बहुत अच्छे पेशेंट्स कन्विंस्ड होते हैं और हमें समय देते भी है। और समय न दे तब तक समझाना है। मैंने जयपुर में 2010 में आने के बाद 2 साल तक मरीजों को समझाया है, 2 साल तक। और आज एक भी पेशेंट को समझाना नहीं पड़ता कि बेटा कुछ वमन विरेचन करा ले या बस्ती करा ले, माधु तेलिक, मात्रा बस्ती, अवचूर्णन, योनि, क्षार, पीचू, प्रक्षालन, आलेप, हर चीज के लिए पेशेंट तैयार है ना। और बहुत अच्छा उपक्रम कक्ष हमारा चल रहा है और बहुत अच्छे लोग लाभान्वित होते हैं और किसी को नहीं कहना पड़ता कि ये करवाएगी क्या, पेशेंट पहले ही तैयार है। क्योंकि माउथ टू माउथ मीडिया हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, है ना। और बहुत सारे लोगों ने आज का सेशन क्वेश्चन आंसर के रूप में बहुत अच्छा कर दिया। और एक आध 2 क्वेश्चन और है। डॉक्टर पल्लवी शर्मा कह रही है, कैन वी गिव द लक्ष्मी विलास रस इन प्रतीक्षा एंड फॉर हाउ मच टाइम? लक्ष्मी विलास रस आप 2 बार दिन में ले सकते हैं। 125 मिलीग्राम से टैबलेट्स आती हैं, आप आराम से ले सकते हैं। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, यूट्यूब चैनल है अपना विश्व आयुर्वेद परिषद वेब कंटिन्यू स्टडी सर्कल। मैं अभी ग्रुप में भी डालूंगी, मैंने अपना नंबर भी डाला है, एक बार फिर से डाल देती हूँ। आप एक बार मुझे करें तो मैं ना इसमें कर देती हूँ आपको, एक बार वो भी सेंड कर दूंगी, उसका क्या कहते हैं लिंक है ना। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी ने हैंड रेज किया है, बेटा अनम्यूट करके पूछिए और फिर माइक म्यूट रखिए। स्नोरिंग के लिए पूछना चाह रही थी कि स्नोरिंग के लिए ठीक करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नस वगैरह से हम? हाँ बिल्कुल नस से इम्प्रूवमेंट मिलती है स्नोरिंग में। लेकिन जो एक्सट्रीम स्नोरिंग होता है ये हम नहीं कहते कि 100% क्योर होता है। जो बहुत ही ज्यादा ओबेस पर्सन होते हैं या कोई पैथोलॉजी ऑलरेडी उनके थ्रोट में, नोज में है, तो वो एग्जामिनेशन से रूल आउट करनी है। पर अदरवाइज कोई पैथोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं, तो हमें उससे रिलीफ मिलता है। वेट लॉस से, नस्य चिकित्सा से, आयुर्वेदिक चिकित्सा से लाभ मिलता है। तो मैम कुछ सॉरी मैम आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर तेल का आप बोल, अणु तेल या षडबिंदु या किसी अणु तेल से आप कर सकते हैं, अणु तेल इसमें ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। धन्यवाद जी। डॉक्टर छवि मेरे नंबर पे एक मैसेज करिए बेटा, है ना। और डॉक्टर पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर पल्लवी जी धन्यवाद, डॉक्टर बीच में भी मैं बहुत सारों का नाम नहीं ले पाई, डॉक्टर क्रिस्टीना, डॉक्टर रिधिमा, डॉक्टर बहुत बुरा मत मानना अंकिता जी, और बहुत सारों का, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारों ने धन्यवाद भी किया है। लास्ट में है डॉक्टर सुगम जी अगेन, है ना। मैम प्लीज ग्रुप में यूट्यूब चैनल लिंक दे दीजिए। बेटा बहुत बार डाला है, आप किस ग्रुप में है तो मैं फिर से डाल दूंगी। विश्व आयुर्वेद परिषद वेब ग्रुप रहते हैं, तो आप एक बार फिर से मुझे नमस्ते डाल दीजिए, फिर आप जिस ग्रुप में उसमें भी डाल दूंगी, पर्सनली भी डाल दूंगी। और बहुत सारे 180 से ज्यादा वीडियोस है, और श्वेता जी जैसे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान स्पीकर के उनमें अपने मीन्स कहता है ना दिल निकाल के रख दिया है। सारी ट्रीटमेंट बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के साथ है, तो आप उसका सुन सकते हैं और उससे अपनी चिकित्सा का जो दृष्टिकोण है वो और बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर सुधा जी कह रहे एवरी डे अर्ली मॉर्निंग स्नीजिंग में क्या करें मैम, स्पेशली पेशेंट व्हेन गोज टू द वॉशरूम एंड डू ब्रशिंग। जो अर्ली मॉर्निंग में स्नीजिंग है यही वातज प्रतिष्ठाय का लक्षण है, जो एलर्जिक राइनाइटिस जैसे हम कह रहे हैं। इसमें आप इम्यूनोमोड्यूलेटर जितनी भी रसायन चिकित्सा दे सकते हैं उतनी रसायन चिकित्सा दीजिए, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर पल्लवी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इस कार्यक्रम की आत्मा है, मैं पंचमहाभूत हूँ, है ना। तो आत्मा के बिना कुछ नहीं होता। आप सभी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा सक्सेसफुल बनाते हैं, अपने पेशेंट की इतनी फिक्र करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि वो पेशेंट भी कितने नसीब वाले, है ना, भागों वाले होंगे
कि जिनके लिए डॉक्टर्स शाम के समय अपनी लर्निंग एटीट्यूड में उनके बारे में पूछते हैं। तो ये सच में बहुत ग्रेट बात है और मैं समझती हूँ कि अगर हम पेशेंट की फिक्र करते हैं तो कई बार चरक सुश्रुत भी बहुत अच्छा मदद कर देते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा ऐसा कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड से चरक सुश्रुत भी अच्छे खुश रहते होंगे कि मुझे फॉलोअर्स अच्छे मिले हैं और कहीं न कहीं वो मुझे एक नया ही दृष्टिकोण समझाते हैं। ऐसा मुझे अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में लगा। डॉक्टर सीमा पांडे जी बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा ज्वाइन करने के लिए और हमारी डॉक्टर श्वेता जी के सेशन को सराहने के लिए। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर सुधा जी कह रही है, मैम ड्राई कफ डिड नॉट गो इजीली, प्लीज टेल सम रेमेडी। ड्राई कफ के लिए आप यष्टि मधु की घनवटी ले सकते हैं, उसकी स्टिक आती है मार्केट में, ले सकते हैं। और बहुत बार जो वृद्ध मतलब जो जेरियाट्रिक पर्सन में देखने को मिलता है ड्राई कफ, उसमें आप जो नॉर्मल सूत शेकर, जो सादा सूत शेकर के नाम से आता है, वो भी देख के देखिएगा। उसका छोटा सा 250 mg का डोज होता है। रात में कितनी बार सूत शेकर है उसको भी आप अगर देंगे तो आपको शुष्क कास जो है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो स्पेशली जेरियाट्रिक में है। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मैंने एक चीज वहाँ हरियाणा में सीखी थी, शायद आप सभी को बहुत अच्छी लगे, कि जो 1 कप दूध 1 कप पानी 2-3 छुआरे, छुआरे समझते ही होंगे सारे, है ना, ड्राई वाले, हाँ, छुआरे तोड़ने हैं। और उसके बाद उसमें जो भी मसाले घर में उपलब्ध है, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, थोड़ा सा अदरक या सौंठी का पाउडर, है ना, और थोड़ा सा काली मिर्च ज्यादा डालनी है कि थोड़ा दूध तीखा लगे, है ना, ऐसे यूं कटू लगे। और रात का खाना बंद कर दीजिए, 1 ग्लास या 1 कप भर के ये दूध पीना है। और गले पे, गाल पे और थोड़े से चेस्ट पार्ट पे देसी घी लगा दीजिए, है ना। और आप देखिए कि मैक्सिमम पेशेंट्स की जुकाम, अब ये मुझे किसने बताया था थोड़ा ध्यान नहीं है, मगर बस गुरुजनों की कृपा है कि किसी न किसी ने बताया है। और ऐसा करने से ड्राई कफ में, प्रोडक्टिव कफ में, सब में बहुत अच्छा है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं ना, लगातार एंटीबायोटिक के कोर्स कर करके, है ना, वो नशे भी नहीं लेते, वो परेशान भी रहते हैं, उनको तो जैसे ही सीजन चेंज होता है ना, तब गुरुजी बताते थे कि गले पे, गाल पे, यानी चेहरे पे जैसे हम कोल्ड क्रीम लगाते हैं, ऐसे घी लगा के सुलाइए, क्योंकि वो रात को उड़ते नहीं। रात को थोड़ा पंखा शुरू रहता है, लगातार हवा लगने से उनको कहीं ना कहीं कफ, खांसी, जुकाम ज्यादा हो जाता है ना। तो इसमें ये चीज बहुत ही अच्छी रहेगी और अच्छा रहेगा। डॉक्टर शुभम तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और YouTube चैनल के लिए आप एक बार नमस्ते उस पे डालिए, मैं तुरंत ही आपको मैसेज करती हूँ। तो मैम प्लीज रिपीट द टंकण यष्टि रेमेडी। वो जो आपने बताया ना, हम वही कह रहे हैं। अच्छा जी, टंकण, गुरुजी के पास शीतोपलादी और टंकण देते थे 2 दिन की। अच्छा यष्टि, ठीक है। हाँ मिस, यष्टि तो पता है मेरा इतना फेवरेट ड्रग है ना कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत ही मीन्स लाभान्वित हुई हूँ यष्टि मधु से, कि यष्टि मधु ने मुझे कभी मना नहीं किया कि ये मैं नहीं करूंगी, है ना। वो सारे काम करके आती है। यष्टि मधु इतनी बढ़िया चीज है, मेद्य द्रव्य है, चूर्ण के रूप में उपयोग हो सकता है, वहां से लेके चरक के अधिकतर महाकषायों में यष्टि मधु का उल्लेख है ना। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बहुत सारा धन्यवाद इतने अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत बहुत सारा हृदय से धन्यवाद विश्वारित परिषद की ओर से भी कि श्वेता जी आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने हमें इतने अच्छे ज्ञान का अवगाहन करवा दिया। इस ज्ञान यज्ञ में आपने बहुत महत्वपूर्ण आहुति दी है और मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं हम एक आयुर्वेद के लिए अच्छे दिन की ओर जा रहे हैं और हम बहुत सारे लोगों की इस माध्यम से सेवा कर सके। और कहीं ना कहीं मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, फिर भी आज एक बार करती हूँ कि हमारे स्कॉलर्स जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। तो कहीं ना कहीं कम से कम 2 लोगों की जॉब हमारे कारण चलनी चाहिए और हमारे पास वो कहे कि नहीं बॉस बहुत अच्छा है, इस बार बोनस ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो आप देखिए कि कितना अच्छा आयुर्वेद के सुवर्ण दिन रहेंगे कि हम बहुत सारे भारतीय लोगों की जॉब के लिए और भारतीय लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हम अपना आयुर्वेद की ओर से अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया ये विश्लेषण,
ये अनुसंधान को बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा सके। डॉक्टर वर्षा, आपने हैंड रेज किया है बेटा, ले लीजिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। जी बेटा, गुड इवनिंग। मैम, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको एलर्जिक कफिंग होती है, उसमें मैम क्या दे सकते हैं बच्चों को? छोटे बच्चे हैं, आप उम्र एज बता सकते हैं? मैम 5 to 6 ईयर। 5 to 6 जो, अगर उसको आप पहले तो आप एंटीबायोटिक्स और उनका यूज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक बार ये सब यूज करने के बाद फिर नॉर्मल चीजें बच्चों को असर नहीं कर पाती हैं। अगर आप उनको तुलसी के 10-15 पत्ते तोड़ के उसका रस निकाल लें और अदरक का रस निकाल दें और उसको अच्छे से, जितना तुलसी और अदरक का रस है उससे डबल शहद मिला के दे दीजिए और वो मीठा हो जाता है, बच्चे खुशी खुशी लेते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली सभी को देती हूँ, अपने बच्चे को भी देती हूँ, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। और डॉक्टर पल्लवी शर्मा ने लास्ट क्वेश्चन करके पूछा है कि कैन यू टेल मी द यूज ऑफ द प्रथमन नस्य इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस? प्रथमन नस्य अधिकतर जो मूर्छा की कंडीशन होती है या जो उस तरह के डिसऑर्डर होते हैं उसमें यूज होता है। दुष्ट प्रतिशय है, मतलब दुष्ट प्रतिशय में भी पेशेंट की विलिंगनेस होनी चाहिए, तो हम देते हैं बहुत बार दुष्ट प्रथमन नस्य। एक बार मुझे याद है, हमारे धीमान सर मेरे गाइड रह चुके हैं, उन्होंने जो एलर्जिक राइनाइटिस का ऐसा पेशेंट था जो कहता मुझे 100 छींकें एक साथ आती हैं, हमने उस पेशेंट में भी प्रथमन नस्य, तो 5 दिन में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला था। प्रथमन नस्य में आप बच्चा चूर्ण साधारण तौर पे यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आप लास्ट में शीतोपलादी चूर्ण भी यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी पूछना चाह रही है कि मैम कैन यष्टिमधु बी गिवन इन विंटर्स? बिल्कुल आप दे सकते हैं, वो अपनी स्वबुद्धि से है। यष्टि शरद ऋतु में हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन विंटर्स में भी ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन उसका नहीं है। जी बिल्कुल, यष्टिमधु घन, और पूरा गुजरात एक है ना, जैसे यष्टिमधु घन यानी उसको ऐसे बोलते हैं जेठी बदनो सिरो, है ना। और आप देखिए कि सब जगह जेठी मत की लाकड़ी मिलेगी। जी 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 जी, जेठी मदनो सीरो, इसमें इसके पता है अगर 100 लोगों का प्रतिशय होता है ना, तो 60-70 अपने आप जेठी मदनो सीरो खा के ठीक हो जाते हैं, वो किसी के पास नहीं जाते क्योंकि उसकी दादी ने उसको कह रखा है। और यष्टि मधु जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, वो बताया था कि बेटा ज्यादा कुछ सोचने की नहीं जरूरत है कि ड्राई कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, पास जेठी मदनो सीरो का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखो और इट विल बी क्योर अप, है ना। तो ये बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देता है और कहीं ना कहीं ड्राई कफ को भी बहुत अच्छा उखाड़ देता है और प्रोडक्टिव कफ को निकाल देता है, तो बहुत ही बढ़िया रहता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अंत में फिर से आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आगे भी हम आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन सुनना चाहेंगे और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत मील का पत्थर एक अच्छा सा रहेगा क्योंकि प्रतिशय बहुत कॉमन चीज है और आपने बेसिक इंफॉर्मेशन से उसको उठाया था और क्लिनिकल एफिकेसी तक लेके गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों को लाभान्वित करेगा। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही उसे दोहराए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ, विश्व निरामय की कामना के साथ आयुर्वेद की ओर से सभी प्रतिभागी अपनी अपनी तरफ से आयुर्वेद के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। नेक्स्ट शुक्रवार को हम फिर से नया एक लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। जयतु आयुर्वेद, जयतु भारतम, विश्व पोषकम। बहुत बहुत धन्यवाद।